तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, अल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह आपको ऑनलाइन लर्निंग करके किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और होप सो ये हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एंड द टॉपिक इज़ 10.2 विच इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो बुक का टॉपिक है 10.2 एंड द टॉपिक 1 इज़ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस किया कि लेट्स सपोज एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे या फिर अबव एंड बिलो मूव करे तो हम लोगों ने कहा कि वाइब्रेटरी मोशन। अब इन वाइब्रेटरी मोशन को हम लोगों ने ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिक डैम्प्ड का मतलब है जो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। ऐसी ऑसिलेशन जो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है उसे हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम बात करें कि एक आइडियल सिस्टम की, उसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं होती। अब ऐसे सिस्टम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं तो बेसिकली वो वाइब्रेशन हमारे पास कंटिन्यूस वाइब्रेशन होती हैं, ठीक है। वो वाइब्रेशन हमारे पास कंटिन्यूस होंगे। आइडियल सिस्टम में किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं होगी, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो मतलब वो कंटिन्यूस होंगी, ठीक है। अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो डेफिनेट टाइम तक मूव करेंगी। अगर हम लोग बात करें एक ऐसे सिस्टम की, हर सिस्टम में एक जो कोई ना कोई फ्रिक्शन मौजूद हो, रेजिस्टेंस भी मौजूद हो, ठीक है। अब ऐसे सिस्टम में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी या ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी तो वक्त के साथ साथ उसके फ्रिक्शन की वजह से कम होती जाएंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। The friction reduces the mechanical energy of the system. As the time passes, the motion is said to be damped. The damp progressively reduce the amplitude of the vibrating motion, ठीक है। उसकी जो जिस तरह से हम लोग ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती हैं, लाइक दिस फिनोमिना स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस है बेसिकली वो डैम्प्ड हो रही है कि वहाँ पे हर साइकिल में जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसमें जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं शॉक ऑब्जर्वर से। हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो किसी गड्ढे से पास होती हैं तो उनमें अप्स एंड डाउन्स पास होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें एक ऑयल यूज़ किया जाता है कि जो ये शॉक है वो इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है उसकी हीट एनर्जी में, ठीक है। अब ऑयल के थ्रू इसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह से आपको कोई जर्क फील नहीं होता और आपकी जो बॉडी है वो स्मूथ मूव करती है और जो शॉक ऑब्जर्वर्स हैं वो मतलब अप्स एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस करते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है।
मतलब कि किसी रेजिस्टिव मीडियम की वजह से, ठीक है, जो उनकी ऑसिलेशंस हैं वो कम हो जाती हैं, इस फिनोमिना को हम लोगों ने नाम दिया डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हम लोग शॉक ऑब्जर्वर में इस फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज a shock observer consists of a piston moving through a liquid such as the oil. The upper part of the shock observer is firmly attached to the body of the car. When the car travels over a pump or the rod, the car may vibrate violently. इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर जाता है बेसिकली डैम्पिंग में। स्टूडेंट्स, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी किसी गड्ढे से पास मूव करेगी तो वो अप्स एंड डाउन्स उसमें आना शुरू हो जाता है। हम लोग इसमें ऑयल यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको ऑयल इसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। अब ऑयल के थ्रू इसकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जर्क फील नहीं होता और बॉडी स्मूथली मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो शॉक ऑब्जर्वर्स है, जो डैम्पिंग है, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम लोग इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड मोशन। एक जो शॉक ऑब्जर्वर है उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड उसको एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज़ firmly अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। जो उसका अपर पार्ट है, ठीक है, गाड़ी के साथ अटैच्ड होता है। एंड व्हेन द कार ट्रैवल ओवर अ पंप ऑन द रॉड, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, ठीक है। अब जैसे ही वो किसी जग से पास होते हैं तो उसमें जो शॉक ऑब्जर्वर है वो अप्स एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा और जो गाड़ी है वो कंटिन्यूस मोशन शो करेगी। The shock observer damps these vibration and convert their energy into heat energy of the oil. इस तरह से वो इस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऑयल उस एनर्जी को। The oscillation of a system in the presence of some resistive force are damped oscillation, ठीक है। डैम्प्ड का मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम लोग मज़ाहमत करना है, ठीक है। अब मज़ाहमत की वजह से जो वहाँ पे फोर्सेस अकर करती हैं उन्हें हम लोग कहेंगे कि जो ये फोर्सेस अकर हो रही हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, डैम्प्ड मोशंस की वजह से हो रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिस्कस करें फिर किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस को, जो रिस्टोरिंग फोर्स को की वजह से किसी जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन है वो लामहदूद वक्त तक जारी रहती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो इसाम की मोशन है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। वो कंटिन्यूस मूव नहीं कर सकते फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ जो फ्रिक्शन वाली जो बॉडी है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो मोशन है उसको हम लोगों ने नाम दिया डैम्प्ड। ये डैम्पिंग मोशन है, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड को कम कर देती है, ठीक है। जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बेसिकली जो यहाँ पे कम हो रहा है तो वो शो कर रहा है कि जो ये डैम्पिंग की वजह से हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है 10.3 वेव मोशन। हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे जो हमारा जो ये वेव मोशन का जो टॉपिक है कि वेव मोशन बेसिकली है क्या है, वेव मोशन किस तरह से हम लोग अपनी डेली लाइफ में वेव मोशंस को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। वेव मोशन प्ले अ वाइटल, लेट्स सपोज फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo a vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे कि बेसिकली वेव मोशन की वजह से ही हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये आपको आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, एक हमारे पास पूल है, इसमें हमारे पास पानी मौजूद है।
हमने इसमें एक पेंसिल डिप की है और इसके दूसरी साइड पे हम लोगों ने इस पे एक पत्थर रख दिया है। हम लोग पत्थर के ऑपोजिट साइड पे एक पेंसिल को डिप करते हैं। तो जैसे ही हम लोग पेंसिल को डिप करते हैं तो यहाँ पे एक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। जब हम लोग कंटिन्यूसली इसको डिप करते रहेंगे तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। अब जो ये वेव्स फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। अब जैसे ही ये वेव्स इस स्टोन तक पहुंचेंगी, इस स्टोन को भी अप्स एंड डाउन मूव करवाना शुरू कर देंगी। इस तरह से जो स्टोन है उसका वाइब्रेटरी मोशन शो होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक मीडियम है, मीडियम में हम लोगों ने एक डिस्टर्बेंस पैदा की, हम लोगों ने एक खलल पैदा किया पेंसिल को डिप करके। अब जैसे ही डिस्टर्बेंस हम लोगों ने काज की, वेव ट्रांसफ़र हुई। वेव ट्रांसफ़र मतलब हमारी उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हुए स्टोन तक लेके गई। एट द एंड जो स्टोन है वो अप्स एंड डाउन मूव कर रहा है। दिस फिनोमिना शो डैट वो जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है जब हम उस मीडियम में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस काज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 10.2 एक्टिविटी है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक थ्रेड लिया, थ्रेड का एक एंड हम लोगों ने एक फिक्स्ड हैंड के साथ स्पॉट कर दिया, दूसरा हम लोगों ने अपने हैंड में पकड़ लिया है। अब जैसे ही हम लोग इस स्ट्रिंग को इसको अप्स एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है, बेसिकली जो ये रस्सी है इसमें कोई ना कोई वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब जो ये वेव्स हैं ये ट्रैवल करती जाएंगी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली जो ये रस्सी है हम लोग उसको जर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और ये वेव्स अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये लूप के अंदर वेव्स कर रही हैं वे इसका अपर पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और जो ये वेव्स का डाउन पार्ट है उसे हम लोग नाम देते हैं ट्रफ का, ठीक है। अपर पार्ट है उसको हम लोगों ने क्रस्ट का नाम दिया और डाउन पार्ट को हम लोगों ने ट्रफ का नाम दिया। एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब क्रस्ट और ट्रफ का नाम दिया, हम लोग उसे भी वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली साउंड है जो हमारे कानों तक पहुंचती है वो भी हमारे साथ एक वेव की एग्जांपल है। सनलाइट है, बेसिकली सनलाइट भी हमारे पास इसी वेव्स की कंडीशन में ही पहुंचती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं वो इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी हमारे तक वेव्स तक ही पहुंचती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि वेव्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और सनलाइट भी ट्रैवल हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन अगर हम लोग डिस्कस करें, a wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo a vibratory motion about their mean position in equal interval of time। कि वेव्स एक मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, टू अंडरगो अ वाइब्रेटरी मोशन टू द उस मीडियम में जितने पार्टिकल होंगे उनमें वाइब्रेटरी मोशन काज हो जाएगी अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अपनी एक्टिविटी में, जो हमारा जो स्टोन था वो अप्स एंड डाउन मूव करना शुरू हो गया। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग वेव्स की दो कैटेगरीज हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स। फर्स्ट वन हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। Waves which required any medium for their propagation are called mechanical waves। ऐसी वेव्स जिनकी प्रोडक्शन के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड हो, अगर तो वहाँ पे स्पेसिफिक मीडियम मौजूद होगा तभी वेव्स ट्रैवल कर सकेंगी। ये वेव्स तभी प्रोड्यूस हो सकेंगी जब हमारे पास कोई ना कोई मीडियम मौजूद होगा, अदरवाइज़ ना तो ये प्रोड्यूस होंगी और ना ही प्रोपागेट करेंगी। अब स्टूडेंट जैसे कि साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, इनमें हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड है वाटर, इसी तरीके से साउंड मीडियम में वाटर रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास है वो है एयर, ठीक है। अब ऐसी वेव्स जिनमें हमारे पास जिनमें प्रोपगेशन के लिए, जिनके ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड हो, उन्हें हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब ऐसी वेव जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके स्टूडेंट्स,
अब जैसे स्टूडेंट्स एक्सरे है, टेलीविज़न है, इनकी प्रोपगेशन के लिए हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि ये स्पेस में ही ट्रैवल कर जाती हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फर्स्टली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ़ाइन करते हैं। वेव्स which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर द सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो ये रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स हैं, इनके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप स्टूडेंट्स जो वेव्स की 2 कैटेगरीज हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.4 एंड द टॉपिक 1 इज़ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा उन्हें हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स हम लोगों ने देखा वाटर वेव्स और साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के लिए हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड है एयर, तो उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया मैकेनिकल वेव्स। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स इनकी डायरेक्शन और इनके मोशन के लिहाज से इनको 2 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम with respect to the direction of the propagation of waves itself. Mechanical waves may be classified as the longitudinal waves or transverse waves. अब वो वेव्स जिसने प्रोड्यूस होकर ट्रैवल करना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फर्स्टली हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और एक हमने ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग placed on a smooth floor or long bench. बेसिकली स्टूडेंट्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। A longitudinal waves particle of the medium moves back and forth along the direction of the propagation of waves. जो मीडियम के पार्टिकल्स के अलॉन्ग बैक एंड फोर मूव करें उन्हें हम लोगों ने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर हम लोग साउंड वेव्स में डिस्कस करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कि जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलली इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग एक स्लीकी स्प्रिंग लेते हैं। अब एक स्लीकी स्प्रिंग्स में हम लोग एक एंड इसका एक्सपोर्टेड एंड के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, और एक हम लोग इसको स्मूथली हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया और दूसरा एंड हम लोगों ने अपना होल्ड करना है अपने हैंड में। अब हम लोग अपने हैंड से इसको पुश करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको पुश एंड पुल करेंगे, ठीक है, अब इस स्लिंगी स्प्रिंग्स में एक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उन वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो मीडियम के पैरेलली प्रोपागेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मीडियम के पैरेलली प्रोपागेट करें, अब स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इसको पुश या पुल किया तो इसमें एक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इन वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मीडियम के पैरेलल प्रोपागेट कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही जो मीडियम स्मूथ पैरेलल मौजूद है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजह से यहाँ पे ये फिनोमिना ऑकर हो रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे ही स्मूथ पैरेलल मूव करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब हम इसको या पुश करते हैं या पुल करते हैं तो पुश या पुल करने में ये होता है कि जो स्प्रिंग के जो ये लूप्स हैं ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। अगर ये काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे कंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रीजन ऐसा होगा वो काफ़ी एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगा। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे लोब्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के दूर हैं, तो हम लोग इस फिनोमिना को कहेंगे रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान, कंप्रेशन दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस या फिर
दो रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे वेवलेंथ का। बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन टेक प्लेस हो रहा है और यहाँ पर भी कंप्रेशन टेक प्लेस हो रहा है, तो इन दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने वेवलेंथ का नाम दिया। अब अगर हम लोग या इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लें तो हम लोग उसे कहेंगे वेवलेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। In case of transverse wave, the vibratory motion of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. इनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मीडियम के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्प्रिंग को शो किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने, हमारे पास जो मीडियम रिक्वायर्ड है उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स हैं, ठीक है, या वाटर वेव्स हैं, उनके प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हमने कहा मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स से हम लोगों ने फर्दर इसकी दो टाइप्स डिस्कस की, जिन्हें हम लोगों ने इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया, और हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन थी उसको हम लोगों ने पैरेलल रखा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन मीडियम के परपेंडिकुलर अगर हो तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में जो हमारे पास जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। अब जहाँ पे ये वेव्स प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे एक हमारे पास क्रस्ट और एक हमारे पास ट्रफ डेवलप हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया, अपर पार्ट को हम लोगों ने क्रस्ट कहा बोला और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोगों ने ट्रफ का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोगों ने नाम दिया वेवलेंथ। दो क्रस्ट के दरमियान या फिर दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोगों ने नाम दिया वेवलेंथ। आई होप यहाँ पे आपको ट्रांसफर वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे waves carrier of energy can be transferred from one place to another place through a waves। एनर्जी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वेव्स के थ्रू। हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस की स्लिंकी स्प्रिंग की, जिसमें हम लोगों ने एक स्प्रिंग को लेके एक फ्लिप कर रहे थे अप एंड डाउन, ठीक है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग था जिसका एक एंड फिक्स था और दूसरे को हम लोग अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, ठीक है। अब जब ये स्प्रिंग अप एंड डाउन मूव कर रहा है, इसमें एक वेव ट्रैवल हो जाएगी। अब जो ये वेव्स ट्रैवल हो रही है, बेसिकली ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? अब ये एनर्जी हमारे मस्कुलर एनर्जी से आ रही है जो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग स्प्रिंग पे जितनी ज़्यादा एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, स्प्रिंग इतनी तेज़ी से वेव प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। इतनी तेज़ी से वो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी इस वेव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोगों ने ये फिनोमेना डिस्कस किया कि लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टब है, टब में हम लोगों ने पानी रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे एक पेंसिल को डिप करते हैं तो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारा स्टोन है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन शो होगी। अब यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो मौजूद है जो इसके मूव करवा रही है। बेसिकली ये हमारी मस्कुलर एनर्जी है जो पेंसिल को हमने प्रोवाइड की और फर्दर पेंसिल से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई स्टोन तक, और जो ये स्टोन है ये अप्स एंड डाउन मूव किया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेव्स किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करती हैं। Clear students? The activity show that water waves like other waves transfer energy from one place to another without transferring matter। अब हम लोग मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे एनर्जी वैरी कर रही है वो
वो इसकी मतलब कि जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही हैं। लेट्स सपोज वो एनर्जी को कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, कि उसका कितना डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इतनी ज़्यादा दूर तक वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है, जितनी डिस्टेंस कम होगा उतनी लिमिटेड एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। So the energy of waves depend upon the amplitude. Okay students, let's suppose अगर स्टूडेंट्स हमें कहा जाए कि एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। जितनी ज़्यादा एक वेव को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जितना इसका मतलब ये हुआ अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा है। अगर एक स्लिंगी स्प्रिंग को जितना ज़्यादा हम लोग फोर्सफुली मूव करेंगे, फोर्सफुली मूव करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे स्लिंगी स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी इतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से मतलब उस सेकंड में इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। डैट इज़ एक्चुअली डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बताएगा कि उस वेव्स की कितनी एनर्जी होगी। ओके, इस तरह से हम लोग एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। एक छोटा सा रिलेशनशिप है, इनका हमने रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच travel move from place to another place and it is called specific velocity of traveling. लेट्स सपोज एक वेव है वो स्पेसिफिक टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी, तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v इज़ इक्वल टू डी बाई टी के। जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक बॉडी ने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम लोग कहेंगे कि ये इस बॉडी की वेलोसिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेव्स के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो हमारे पास है वेवलेंथ। बेसिकली जो टाइम है वो हमारे पास है टाइम पीरियड, ठीक है। जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास आया वो वेवलेंथ के, और जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास इक्वल टू है टाइम पीरियड के, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने एक न्यू इक्वेशन बन गए v इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय टी। जो हमारे पास है टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, अगर हम यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 बाय टी के, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास f इज़ इक्वल टू 1 बाई टी के हमारे पास है तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाय टी है। अगर हम लोग t की जगह पे फ्रीक्वेंसी को पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। जस्ट हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को प्लेस किया है। v इज़ इक्वल टू हमारे पास लैम्डा बाई टी है और t की वैल्यू हमारे पास है f, तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन आ जाएगा। ये फाइनल हमारे पास रिलेशन आ गया। इट इज़ ट्रू बोथ फॉर द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। अब वे एग्जांपल नंबर 10.2, अ वेव मूव इन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज and the wavelength is 0.4 meter. What is the speed of the waves? हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है। हम लोगों ने इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है कि ये वेव कौन सी स्पीड के साथ मूव कर रही है। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 हर्ट्ज और हमें वेवलेंथ गिवन है 0.4 मीटर। हमारे पास जो अभी रिलेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 4 हर्ट्ज है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.4 मीटर है। हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास आंसर आया है
वो हमारे पास है वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, वेलोसिटी का यूनिट है बेसिकली मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ उसके 0.4 मीटर है, तो उस वेव की स्पीड है जो उसकी वेलोसिटी है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड होगी। हम लोगों ने अपनी गिवन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिपल टैंक को। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।